बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड की जो सेकंड वेव है, जैसे लास्ट टाइम में हमने प्रोग्राम किया था उसमें बात की थी कि उसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई देखा गया है और जो उसकी शिद्दत है वो ज़्यादा ख़तरनाक देखी गई है एज कम्पेरेटिव फर्स्ट वेव। बिकॉज आपको पता है कि जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही होती है, खिड़की दरवाजे हमारे जो बंद होते हैं, इसकी वजह से जो है ना आपकी जो ताज़ा हवा होती है वो घरों में दाखिल नहीं हो पाती है। और दूसरी जानब जो है वो सर्दियों में और जो डिजीज़ होती हैं और रिस्पिरेटरी के जो इशूज़ होते हैं, एस्मा है, एलर्जी और भी, ये सारे बढ़ जाते हैं। सो सेकेंड वेव जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके साथ साथ जो है आज मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि खुदा न ख्वास्ता सेकेंड वेव में कोई भी पेशेंट जो है वो उसका विक्टिम बन रहा है कोविड का, तो उसको क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको सिम्टम जाहिर हो रहे हों, बुखार है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, आपको बॉडी एक है, सर में दर्द है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो है वो मतलब कोई ना कोई बीमारी हो रही है, सो फर्स्ट यू हैव टू गो, कोई भी अच्छी लैब में जाएं और अपना पीसीआर करवाएं। अगर आप पीसीआर करवाएंगे, देखेंगे कि आप पॉजिटिव हैं कोविड के, तो उसके बाद आपने अपने घर में ही देखना है कि आपकी सैचुरेशन क्या आ रही है। सैचुरेशन मीन्स कि एक छोटा से एक इंस्ट्रूमेंट आता है मेडिकली जिसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। वो अपनी उंगली पर लगा के, फिंगर पर लगा कर देखें कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या आ रही है। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगे, लेस देन 90 है, तो फिर वो बात आ जाती है इमरजेंसी की, यानी कि अब आपको हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना है। सो ये गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं और आज मेरे प्रोग्राम में दो बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। एक तो फील्ड आइसोलेशन में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो तो बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जिनका तारुफ जो है वो किसी मतलब उनके लिए तो वर्ड्स जो हैं कम पड़ जाते हैं जब कभी मैं उनका तारुफ करवाने लगती हूँ। बिकॉज ही इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत ज़्यादा खिदमत करें मुल्क के लिए। इसके साथ साथ जो है वो एक बहुत ही बड़ी लेबॉर्ट्री है जो पाकिस्तान के हर शहर में ऑलमोस्ट इसकी ब्रांचेस हैं। और उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं और जो भी हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ के जितने सेमिनार्स होते हैं और जिस तरीके से भी कोई भी गवर्नमेंट को भी हेल्प चाहिए होती है तो वो ज़रूर उनसे रुजू करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर फरहान ईसा, सी ऑफ ईसा लेबॉर्ट्री शामिल हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर बाख हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सपो सेंटर के अंदर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर बाख, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जैसे कि एक्सपो सेंटर के अंदर आप काम कर रही हैं फील्ड आइसोलेशन के अंदर, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कही है कि जब आप कभी आपको सांस में मसला हो, दिक्कत हो, हेडेक हो, तो आपको हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए। तो आप मुझे ज़रा ये गाइडलाइंस बताएं कि एक्सपो सेंटर के अंदर आप कौन कौन सी पेशेंट कौन कौन से ले रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ऐसे पेशेंट जिनको जस्ट आइसोलेशन की नीड है वो, या फिर क्रिटिकल पेशेंट्स भी ले रहे हैं? इस पॉइंट इन टाइम पे हम एक्सपो सेंटर में हर किस्म के पेशेंट को एक्सेप्ट करें। अगर उनको सिर्फ आइसोलेशन की ज़रूरत है तो हम उनको भी एडमिट करते हैं और अगर उससे ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की नीड हो या किसी बाईपैप या वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड हो तो हम उनको भी इसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑल पेशेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज आर करंटली बीइंग एक्सेप्टेड इनटू फील्ड आइसोलेशन सेंटर। अभी रिसेंटली कितने पेशेंट हैं आपकी फील्ड? हमारे पास अराउंड दिस टाइम 80 प्लस माइनस पेशेंट्स मौजूद हैं जिनमें से डिस्चार्जेस भी होते जाते हैं रोजाना और न्यू एडमिशंस भी आते रहते हैं। तो दिस नंबर हैज बीन अराउंड 80 to 90। ओके मींस के पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। सर आपसे मैं सवाल करूंगी कि जैसे कि सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बात बताएं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए जब हमें हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना है। दूसरी चीज़ ये है कि फील्ड आइसोलेशन एक बहुत बड़ा इकदाम था गवर्नमेंट की तरफ से भी, आपने उसमें बहुत, ईसा लेबॉर्ट्री में ने बहुत उसमें जो है वो सपोर्ट किया है, फ्री टेस्ट अवेलेबल कर दिए सबके लिए। इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इनकी। तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि जो लोग जब उनका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है वो काफ़ी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम इतने ज़्यादा बिल हॉस्पिटल के अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर मतलब नहीं कर पाएंगे आगे भी, तो क्या करना चाहिए, कैसे इनको जो है गाइड करना चाहिए?
देखिए, थैंक यू वेरी मच फलक, आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कोविड के ज़माने में जो आपने अवेयरनेस की और डायरेक्शन दी, और आज भी जो आप प्रोग्राम कर रही हैं कि लोगों को एक डायरेक्शन मिले जब परेशानी हो और उनको क्या करना चाहिए। तो मैं तो खैर आपका भी बड़ा ग्रेटफुल हूँ, और मेरे ख्याल से आवाम को भी होना चाहिए, और मेट्रो टेलीविज़न का भी। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं शुरू इस तरह से करता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि कभी कभार लोगों के घर में किसी को कोविड होता है और अगर उनको खांसी नज़ला आ रहा है तो वो टेस्ट नहीं कराते, वो अपने आप को खुद डायरेक्टली आइसोलेशन में रखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे घर में कोविड है तो हमारे अंदर भी हो सकता है कोविड हो, कोरोना पॉजिटिव हो, और टेस्ट नहीं कराते। असल में टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है कि ये डाटा जो है, जो मुस्तनद लैब्स हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल कमांड एंड सेंटर NCOC को भेजती हैं, ऑपरेशन सेंटर को, और वो वहाँ के हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। अब करना ही चाहिए और डॉक्टर की नॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वो फैसला करता है कि किस वक्त आप जो है वो घर की आइसोलेशन से आपको चेंज होकर एक हॉस्पिटल की बेटर सर्विसेज की तरफ और एक हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है। तो पहला तो ये मरहला है। तो परेशानी जो भी किसी को हो तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, तो फिर डॉक्टर जैसा गाइड करे उस पर चलना चाहिए। अब इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची जिसमें HDU भी है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लिए बल्कि एक मॉडल है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको फॉलो कर रही है। ये मैं इसमें सैल्यूट पेश करूंगा हमारी आर्म फोर्सेस को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, फिर वॉलंटियर्स आए और फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है और इट्स ओपन पॉलिसी है। सिर्फ पॉजिटिव कोविड का रिजल्ट किसी का हो और कोरोना पॉजिटिव हो तो वो वहाँ जाके अपना चेकअप करा सकता है। वो बता देंगे कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है कि नहीं है, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ साथ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं जरूर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स को डॉक्टर्स एंड अदर वॉलंटियर्स की भी जरूरत है, क्योंकि एक नेशनल कॉज है और नंबर्स फिक्स नहीं है ना, पता नहीं चलता 1200 तक पहुंच जाएं। तो ये चीजें, इसके लिए हम सबको वॉलंटियर भी करना चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं उनको बल्कि पेड जॉब्स भी वो लोग अवेलेबल हैं तो उनको भी आना चाहिए। ओके सर, जो डॉक्टर्स बाहर हैं या किसी और हॉस्पिटल के अंदर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं तो क्या वो भी इसके अंदर आ सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑन एंड ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं, या किस तरह इसका बिल्कुल वो उसको उनको एडजस्ट कर दीजिएगा। ये जो है 5 कोर इसको बेसिकली रन कर रहा है जो हमारी, उसमें GO जो है जनरल हुमायूं थे, फिर जनरल अकील हैं जो GOC और ब्रिगेडियर शहजाद हैं जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं। उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो डॉक्टर की कन्वीनियंस और कितने घंटे वो सर्व कर सकता है या कर सकती है उसके हिसाब से वो एक उसके लिए एक जॉब या जो सिस्टम है वो बना देते हैं और बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे यही बात शेयर करूंगी जो डॉक्टर हजरात भी देख रहे हैं कि अगर उनको दिल चाह रहा है मुल्क की खिदमत में लाइक सर अंजाम देने के लिए या पार्टिसिपेशन के लिए तो वो ज़रूर जाएं, ब्रिगेडियर शहजाद से रब्ता करें या डॉक्टर फरहान से रब्ता कर लें। तो आप लोग जो है वो अपनी टाइम एडजस्टमेंट के मुताबिक आप लोग वहाँ पर जो है वो ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर आप लोग जो भी सर्विसेज है वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे फील्ड आइसोलेशन से लेके लोगों को कि वहाँ पर जो है वो सर्विसेज प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो मैं अपने व्यूवर्स को कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरह जो है आप लोग को डिफ़िकल्टीज़ हुई, जैसे कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा देर तक PPEs पहन के काम करते रहना, उसके साथ साथ जो है वो जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी अगर वहाँ वो स्टे कर रहा है तो उसकी बेसिक नीड तक को पूरा करना होता है। तो इसके लिए जो लोगों की शिकायतें होती हैं उसको कैसे दूर किया जाए, आप मुझे बताएं कि कैसे फैसिलिटेट करें वहाँ लोगों को। हम ये जो शुरू से ये सेंटर स्टार्ट हुआ था अप्रैल में और मैं वहाँ पे मार्च से एज अ वॉलंटियर इनिशियली एंड नाउ एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट काम कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जहाँ पे यू आर टेकिंग इन 300-400 लोग एट वन पॉइंट जो आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी शिकायतें तो किसी न किसी की होंगी, लेकिन हमारी जो वहाँ पे टीम है जो एफिशिएंटली 24 आवर्स काम करती है, जिसमें फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स हैं जो हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को केटर मतलब पेशेंट की छोटी से छोटी नीड से लेके बड़ी से बड़ी जैसे वेंटिलेटर, दवाइयाँ, वो सारी केटर होती हैं। तो शुरू में काफ़ी लोगों के मिसकंसेप्शंस थे क्योंकि वो टेस्टिंग के लिहाज से हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे कि आप डिस्चार्ज सिर्फ 2 नेगेटिव PCR टेस्ट पर होंगे।
तो क्योंकि वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी और हम भी उसी स्टैंडर्ड पे चल रहे थे जो मई में आकर चेंज हो गई थी, जिसपे आप सिर्फ अपना 10 दिन का आइसोलेशन पीरियड मुकम्मल करके उस सेंटर से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके। तो उसके बाद हमारी शिकायतों में भी थोड़ा सा कमी आ गई, क्योंकि लोगों को फिर ये चीज़ बेहतर थोड़ी सी बट मुझे आप ये बताएं कि जो शिकायतें थी, ज्यादातर जो मिसकॉन्सेप्शन थे वो क्यों फैला रहे थे लोग, क्या वजह थी, मतलब किस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही थी? देखिए, क्योंकि ये हर नई चीज़ के साथ काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी आती हैं, क्योंकि ये डिजीज़ जो है, ये बीमारी काफ़ी न्यू थी डॉक्टर्स के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। इसका स्प्रेड कैसे होता है और कितने दिन आइसोलेट करना चाहिए, क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में डाल के लोगों को गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं, डेड बॉडीज को आप हैंड ओवर नहीं करवा, लावाहिकीन तक नहीं पहुंचाया जा रहा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम एक सेट WHO प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हमें पता चलते जाता है हम उन चीजों को आराम आराम से अमेंड करते जाते हैं, जिससे लोगों की भी काफी मिसकंसेप्शन, अब नॉलेज काफी ज्यादा हो गई है, तो अब लोगों को समझ आने लगा है कि जो शुरू में हमने स्टेप्स उठाए थे वो किस वजह से उठाए थे और क्यों जरूरी थे। ओके। अच्छा, जैसे ईसा लेबोरेटरी ने भी बड़ा जो है काम किया है, वहां पर सारे टेस्ट जो है वो फ्री कर दिए थे, इसी तरीके से कुछ और लोग भी आए थे वहां पर हेल्प करने के लिए, या फिर लाइक आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से था, क्या था? आप जरा ये भी लोगों को बताया था कि मैं चाह रही हूँ कि लोगों तक आवाज पहुंचे, उनको क्लियर हो चीजें। और हमें बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कैंसर का 3rd स्टेज पहुंचा हुआ होता है, 4th स्टेज उनका पहुंचा हुआ होता है, पर स्टिल उनको पता नहीं होता कि हमारे यहाँ पर साइबर नाइफ है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक हमें पहुंचानी चाहिए, और ये सदका जारिया भी होता है। अब सेकेंड वेव के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बेड सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर हर जगह। तो ये आप प्लीज बताएं लोगों को कि क्या क्या वहां पर जो है वो सहूलतें हैं और कितनी ब्लेसिंग्स है वहां पर। एक्सपो सेंटर जब हमने शुरू किया था तो 3 कोर ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर। पहला तो था द आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी, Then we had our private volunteers who came in different जगहों से, जिसमें ईसा लैब is a huge contribution because इनकी वजह से हमारा सेंटर मार्च से लेके अब तक काफी efficiently चल रहा है। Okay. सारी लैब्स एंड एक्सरे फैसिलिटीज में हमें काफी फैसिलिटेशन हुई है। बिल्कुल, ईसा लेबोरेटरी ने तो वैसे बहुत कंट्रीब्यूट किया। और जो 3rd सेक्टर था वो गवर्नमेंट सेक्टर था, तो ये 3 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मार्च से लेके अब तक काफी मिलके उन्होंने काम किया है। डिफरेंट आइडियाज तीनों जगहों से आई है, तो इन तीनों की वजह से ये सेंटर काफी एफिशिएंटली चल रहा है सो फार। सर, आप क्या कहेंगे रिगार्डिंग द फील्ड आइसोलेशन? बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो बदनाम करने की भी कोशिश की, मिसकॉन्सेप्शन भी हैं लोगों के, तो आप जो है वो लोगों तक सही पैगाम पहुंचा सकते हैं, सही मैसेज दे सकते हैं, तो काइंडली बताएं। बहुत अच्छा सवाल है और आपने बहुत अच्छी चीज इसलिए करी है कि लोगों का इसमें फायदा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेंटर है ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंदर बेस्ट ट्रेंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो इस वक्त दुनिया को हिला के रख दिया है उसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और ज़ाहिर है मार्च ऑनवर्ड्स उनकी बड़ी एक्सपर्टीज हो गई है, जो डॉक्टर बाग बैठी हैं। एंड यू नो इसमें मेल फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के पास मैन जाएंगे। इवन सफाई करने वाले जो जैनिटर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो भी सेपरेट हैं, नर्सेज भी सेपरेट हैं। लेडीज़ को पूरी आज़ादी है, जब वहाँ पे जाती हैं तो सारे 1-2 हफ्ते होते हैं, तो उनको पूरा एक अच्छा माहौल जो एक किसी भी फैमिली जो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। ये यंग लड़कियाँ जो डॉक्टरनियाँ काम कर रही हैं, इनके लिए भी वो माहौल है। इट इज़, और ज़ाहिर आर्मी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो उसमें तो ख़ास ख्याल रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि वहाँ पे सेकंड चीज़ ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर किसी भी आप प्राइवेट सेंटर में जाएंगे तो 70,000 to 1.5 लाख का खर्चा ऑन अ वेंट अनलिमिटेड आता है और कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा ना, वो चीज़ वो फ्री दे रहे हैं। थर्ड चीज़ ये है कि जितनी भी वायरल हुई, कुछ लोगों ने र्यूमर्स फैलाई, देखिए हमारे यहाँ चक्कर ये है कि व्हाट्सएप जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी बन गया जिसके बहुत ज़्यादा लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। यू नो, सब गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही होती हैं और वो वही सबको तबाह कर रही हैं। अभी तक लोग कहते हैं कोरोना तो शायद है ही नहीं, ये तो ड्रामा है, यहाँ पे पूरी दुनिया बंद हो गई, बड़े डेवलप कंट्रीज के लोग मर रहे हैं, हर जगह लोग मर रहे हैं, अभी तक हम इसी से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मिसट्रस्ट के लिए अपना नुकसान ना करें। अगर आप ये मिसट्रस्ट करेंगे कि कोरोना नहीं है या हॉस्पिटल सही नहीं है तो यू नो ये तो आपका अपना नुकसान है। मैं यहाँ पे खुद बैठा हुआ हूँ, मैं हम वहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी मकसद यही है कि जिसके बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, बाई पैप, सारी डॉक्टर्स, सारी मेडिसिन, एवरीथिंग इज देयर। और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को एक जो एक्सपर्टीज जो है वो जो उनको मिल रही है और उनको एक स्पेस भी मिल रही है, क्योंकि एक्सपो सेंटर काफ़ी बड़ा है, तो घुटन नहीं है कि छोटे छोटे कमरे बने हुए हों और लोग ब्लॉक्ड हों, तो बिल्कुल जाएँ। और सेकेंडली चीज़ ये है कि फिर मैं कहूँगा कि अपना भी हिस्सा डालें। ये इस वक्त दुनिया
प्रॉब्लम में है, ये एक जहाद है आप समझें। और हमारे यहाँ ये डॉक्टर बख्त और ऐसे सारे यंग डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं ये सब आपकी तरह, तो वो सब जो एक जहाद कर रहे हैं, इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं फिर भी कहूँगा कि वेंटिलेटर पे जाने से पहले बेहतर है मास्क और SOPs का ख्याल रख लें, आए नहीं इधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वैसे जो एक्सपो सेंटर में कैपेसिटी है वो कितनी है, और इसके अलावा जो है वो लाइक HDU है, आइसोलेशन सेंटर अलग है, और ICU इंटेंसिव केयर यूनिट वो भी डिफरेंट तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताएगा, पर एक ब्रेक की जाने चलते देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फील्ड आइसोलेशन सेंटर की, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कोविड की जो सेकंड वेव है उसके मोर्टेलिटी रेट उसका काफ़ी हाई है, और क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से आपको केयर करनी है। खुदा न खास्त अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम फील्ड आइसोलेशन के बारे में भी पूछ रहे हैं। हम डॉक्टर फरहान से पूछते हैं कि फील्ड आइसोलेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। जी सर। देखिए, फील्ड आइसोलेशन सेंटर के अंदर ओरिजिनली जो थे उसके अंदर 1200 बेड से जो कि आइसोलेशन के थे, और 140 बेड्स HDU के हैं, जिसमें सारे ICU फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन सप्लाई, बाईपैप्स और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं अगर नीड की है। अच्छा, ये जो अब बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट की एज क्या है, उसके कोमॉर्बिड्स क्या हैं, दूसरे मसाइल क्या हैं, और उधर एक और चीज़ की जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि पेशेंट के अटेंडेंट्स और उनकी विल भी बड़ी देखी जाती है। सो अगर कभी कभार कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हम इनको चाहते हैं कि ये ICU तक तो जाएं, और अटेंडेंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये वेंटिलेटर पे जाएं। सो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं डालना वेंटिलेटर के अंदर, आप DNR डोंट रिससिटेट आप करना चाहते, आप नहीं चाहते कि उसके अंदर ज्यादा एग्रेसिव थेरेपी की जाए, मतलब वो सारी अटेंडेंट जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे वो जो SOPs जो बनाए हैं, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर वारिस थे, डॉक्टर फरजाद हैं, इंडस हॉस्पिटल की टीम भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स कंबाइन हुए हैं जिनके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नुजरत भी हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल ऐसे बनाए गए हैं कि कोई चीज़ फोर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे मतलब मैं तो चाहता हूँ कि भाई वेंट पे जाना है पेशेंट को, और जो ज़रूरत है वो डू वॉट एवर इज नीडेड, तो वो फिर उसी तरह से किया जाता है। इस वक्त एक और जो चैलेंज है ना कि देखें जब चीज़ें बढ़ती हैं, लास्ट टाइम भी ये हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स गायब हो गए थे, मुनाफाखोर चीज़ों को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे थैंक्स टू द आर्म फोर्सेस वो सारी चीज़ें जो हैं वो हर वक्त सप्लाईज में रहती हैं ना। हम भी न्यूट्रल, हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ जॉब तो कर नहीं रहे, मैं तो आपको न्यूट्रल ओपिनियन बता रहा हूँ। लेकिन एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि सिस्टम को समझा जाए। अगर वो अटेंडेंट्स को आइसोलेट रखा जाता है पेशेंट को, तो इसका मसला ही आइसोलेशन का ये होता है कि अटेंडेंट्स मिल नहीं सकते, तो अटेंडेंट्स कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं कि हम अपने मरीज से मिल नहीं पा रहे। ये दूसरी हार्ट की या किडनी की या दूसरी इश्यूज़ का मसला नहीं है। ये कोविड जो है ये ख़तरनाक बीमारी है जो सामने वाले को लग सकती है। जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, सफाई वाले भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो कोई नाराज़ होगा तो मैं कहूँगा इसका मतलब अच्छा काम कर रहा है फील्ड आइसोलेशन सेंटर, वो रिश्तेदारों को रोज़ नहीं मिलने दे रहा। सही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और आपको पता है खाना, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। कोई चीज बाहर, इवन कपड़े, नथिंग हैज टू बी ब्रॉट इन। तो इससे एक और फायदा ये होता है कि जो दूसरी इन्फेक्शन भी तो लग सकती है ना, जिसको कोरोना लगता है, एक वायरल डिजीज है, उसको दूसरी इन्फेक्शंस भी लग सकती हैं कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई हुई होती है, तो उससे भी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो लोग भी अंडरस्टैंड करें, पेशेंट्स के अटेंडेंट भी अंडरस्टैंड करें, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं है कि अटेंडेंट से पेशेंट ना मिले, या ज्यादा दिन रखने का फायदा नहीं है कि उनको कोई डेली का हॉस्पिटल की को पैसे मिल रहे हैं तो वो कहेंगे भाई 5 दिन के बजाय इसको 15 दिन में रिलीज कर दो। तो मतलब उनके लिए तो बर्डन है, बल्कि फॉर दैट मैटर कि दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं भी इस चीज को बड़ा फेस कर रही होती हूँ कि जब इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, या फिर अभी ये तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके अंदर आप जब घर वालों को रोक रहे होते हैं ना मिलने से, तो वो ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई इसमें फायदा है, जबकि ये उनका फायदा है। आपका जो मरीज है उसको मल्टीपल इन्फेक्शन हुए हुए हैं, और खुदा न खास जब
हम लोग तो ट्रेन होते हैं और हमारी तो वैसे भी हॉस्पिटल में रह रहकर इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर जो घर वाले होते हैं उनको वो इन्फेक्शन ज़्यादा लगने का खतरा होता है और फिर वो और मजीद बढ़ने का चांस होता है, तो दैट्स वेरी लाइक यू नो कि बिग इशू। अच्छा, आप ज़रा मुझे स्ट्रक्चर बता दें कि कैसे बना हुआ है, फिर मैं अपने वीडियो में भी अपने व्यूवर्स को बताऊंगी कि फील्ड आइसोलेशन जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है और किस तरीके से वहाँ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मरीजों तक पहुँचाई जा रही हैं। सो हमारा जो पूरा सेंटर है इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। ओके। एक ग्रीन जोन है जिसमें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा होता है, फार्मेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, सप्लाई चेन वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। देन देयर इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द रेड जोन। द रेड जोन इज कंटामिनेटेड, जहाँ पे आपके सारे पेशेंट्स एडमिटेड है, जहाँ पे सारा एक्चुअल चीजें हो रही होती हैं इन रिगार्ड्स टू पेशेंट केयर। ठीक है। एंड ऑरेंज जोन जो आपका ट्रांजिशन जोन है ग्रीन और रेड जोन के दरमियान, जिसमें आपकी जो है लैब्स वहाँ पे पहुँचाई जाती हैं ताकि डिसइंफेक्ट होके लैब्स की तरफ जाएं, खाने का सामान पहुँचाया जाता है ताकि वो अंदर चला जाए या बाहर चला जाए। ऑरेंज जोन में जो भी चीज़ें होती हैं वो कंसिस्टेंटली आपकी डिसइंफेक्ट होती रहती हैं। ओके। एंड ये हम बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारा ग्रीन जोन और रेड जोन अलग रहे, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स का और स्टाफ का इन्फेक्शन रेट भी थ्रू आउट इन्फेक्शन रेट काफी लो रहा है। अच्छा, ये जो इन्फेक्शन का मामला था ना, ये डॉक्टर फरहान ने, हम जितने भी हमारे कराची में छोटे छोटे भी सेंटर्स ओपन है, तो सर ने काफ़ी इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हम सबको ट्रेनिंग दी है, बताया है कि कैसे जो है ना वो ऑर्गेनाइज होगा। तो सर आपसे पूछूंगी कि ये जो ट्रेनिंग्स है हमारे यहाँ पर लोगों को, मतलब हमारे डॉक्टर्स को पढ़ाई तो करवाई जाती है, पर उनको ये नहीं बताया जाता कि स्टेलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा जाता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और या मतलब अगर फील्ड आइसोलेशन के बारे में जैसे आपने बताया कि काफ़ी केयर की जा रही है वहाँ पर, तो ये तो आम रूटीन में भी होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा हो गया ना कि जब हम लोग कोई क्राइसिस में आते हैं तो हम जागते हैं ना, उससे पहले हमारी प्लानिंग नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब क्या है कि अब ये चीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे डॉक्टर्स ने कभी नहीं पहने थे, उनको पता ही नहीं था कि डॉन करना या डॉफ करना ये वर्ड्स क्या हैं। बिल्कुल। हाथ धोना भी सही से नहीं आता था लोगों को, यू नो, और ये चीज़ों पे कभी बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि एक परेशानी है, अल्लाह की तरफ से एक बस एक इशू आ गया, ये बहुत सीरियस है। लेकिन ना अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला और करम करने वाले हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़वाइद निकलेंगे जो आइंदा जो है ना हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे हेल्थ वाइज और दूसरी तरह से। अब देखें, सिचुएशन ये आती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की जो इम्पोर्टेंस इस वक्त हुई है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है और लोग ट्रेन भी हुए हैं, और शुरू में बल्कि दुनिया भर में बहुत अमवात हुई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते वो सीखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं और वो बेहतर होते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ ये हुई कि ये ऐसा फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची ऐसा एक ऐसा यूनिट बन गया स्पेशलिस्ट का कि इन्होंने फिर जाके दूसरी जगहों में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने दूसरी जगहों पे भी इस्टेब्लिश करने में उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। और जैसे भी पुलिस हॉस्पिटल बन रहा है, जो आईजी मुश्ताक मेहर साहब और गुलाम नबी मेमन जो हमारे एडिशनल आईजी हैं, वहाँ पे भी पूरा कोरोना का और सारी एनडीएमए ने भी हेल्प की है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी की है। एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एक और बन गया है। फिर रेंजर्स का बहुत अच्छा सेंटर बना, वो भी लोगों की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंटीरियर नेवी के साथ भी बना। तो ये कहने का मकसद है कि वो एक्सपर्टीज ट्रांसफर हो रही है और समझे ट्रेनर्स ट्रेन हो गए हैं एंड ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, जो आई थिंक के आगे जाके बहुत ज़्यादा होगा। और मैं आपको बात बताऊं कि जिस तरह से ये जरासीम ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, मैं 5-10 साल से जर्म वॉरफेयर और बायो टेररिज्म की बात करता रहा और कि भाई एक जरासीम सब कुछ बंद कर सकता है। मैं तो शहर की बात कर रहा था, लेकिन देखें ये चीज़ों का भी अब हमारी कंट्री को ख्याल रखना चाहिए कि ये देखें कितना आसान है ये चीज़ करना, क्योंकि लोग वायरसेस के साथ खेल भी रहे हैं। और जिस तरह वैक्सीन बनाते हैं ना, तो उसी वायरस को हम समझे पिस्टल ले लेते हैं फौजी से, और पिस्टल ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं, या तो ये चीज़ों की ये प्रोटोकॉल्स करके आई थिंक, और जो इसलिए जो चीज़ बहुत अच्छी इससे रिजल्ट में आई ना, क्योंकि हेल्थ जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों में डिवॉल्व हो गया था। तो देयर वाज नो सेंटर, एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं था उसका। लेकिन अब जो है इसकी वजह से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो बना है NCOC, वो भी एक ऐसा सेंटर बन गया जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री। तो अब ये आइंदा इस बीमारी और आइंदा आने वाली बीमारियां, क्योंकि और बीमारियां आएंगी,
लेकिन हमारे पास से तो मलेरिया नहीं खत्म हुआ था, डेंगू आ गया, डेंगू नहीं खत्म हुआ था, चिकनगुनिया आ गया, टाइफाइड भी रेजिस्टेंस हो रहा है, पूरी दुनिया से पोलियो एरेडिकेट जो कि सिंधन पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गया है। ये जो चैलेंजेस हैं इसको सेंट्रलाइज पॉलिसी की जरूरत थी, और आई थिंक और बायो टेररिज्म और इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक इदारा बन गया है। और आप देखें इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तभी पाकिस्तान का जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कंपैरेटिवली लेसर हैं देन आवर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, फील्ड आइसोलेशन का मैं आपको एक छोटा से अपने प्रोग्राम के थ्रू एक विजिट करवा देती हूँ, एक वीडियो लिंक के थ्रू आप लोग भी देखें कि किस तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है और कितना जो है वो जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसे डॉक्टर फरहान ने बताया, डॉक्टर बाख ने बताया कि वहाँ पर जो है वो स्टेलाइजेशन का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, जैसे कि स्टेलाइजेशन डोन ऑफ एंड डाउन ऑन किसी को नहीं पता था। वहाँ पर जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है लोगों तक पहुँचाया गया था कि किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है। सो हम एक वीडियो की तरफ लेके जाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपो सेंटर कराची के अंदर, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोरोना का इलाज कराना इस फैसिलिटी में बहुत आसान है, जिसके कोई पैसे नहीं लगती है तो सिर्फ एक विल कि हाँ मैं इलाज कराना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कुछ मरीज़ों से, कुछ डॉक्टर्स से। उन मरीज़ों से आपकी मुलाकात करा पाऊंगा जो कि अब माशाल्लाह इलाज के बाद बेहतर हो चुके हैं और बात करने के काबिल हैं, ताकि वो अपनी तकलीफ़ का आपको बता सकें और अपने सफ़र का, इलाज का सफ़र के बारे में आपको बता सकें कि किस तरह वो सेहतयाब हुए और किस तरीके से अब वो अपने घर जाने को तैयार है। खुदा न खास्ता अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अपनी रिपोर्ट के साथ यहाँ आना है और यहाँ पर आपका तमाम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। उसी की अक्कासी कर रहे हैं अब हमारे वो मरीज़ जो यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। आइए चल के उनसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज रसूल है। मेरे को ईद के तीसरी दिन से बुखार चढ़ गया था, लेकिन मैं अपने घर के करीब ही डॉक्टर से इलाज करा रहा था, इफाका नहीं हुआ था। तो फिर मुझे एक निजी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी इफाका नहीं हुआ। फिर मेरे को किसी ने मशवरा दिया आप एक्सपो सेंटर जाएँ, एक्सपो सेंटर में इंशाल्लाह आपको रिमीड होंगे और अपनी तमाम बीमारियों परेशानियों से निजात हो जाएगा। तो मैं एक्सपो सेंटर में आया तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, कम्युनिकेशन स्टाफ, सिंध रेंजर्स और पाक आर्मी के ताउन से जो ये बनाया गया है कि तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इफाका हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं तकरीबन 8-10 दिन से पहले तकलीफ़ में रहा हूँ। बुखार, मुझे शदीद बुखार था, 104 पे, 5 पे, 3 पे, जो मुझे बुखार छोड़ ही नहीं रहा था। तो मैंने काफ़ी हॉस्पिटलों में भी जाके अपना इलाज करवाया, दवाई वगैरह खाता रहा हूँ, मगर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया तो कोरोना का टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया। तो फिर मुझे यहाँ रेफ़र किया गया। जब मैं यहाँ आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार जो है ना काफ़ी टूटा है और बुखार ख़त्म हो गया है, 101 पे, 100 पे, अब तो 99 पे। तो अल्लाह का शुक्र है, बुखार भी बेहतर हो गया और मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया है। और दूसरा अल्लाह का शुक्र है कि शुगर भी मेरी कंट्रोल पे आ गई है। और यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और बहुत अच्छी देखभाल की गई है। अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है कोरोना के हवाले से, मगर ये कि थोड़ा बहुत वीकनेस है, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी क्लियर हो जाऊँगा। और मैं तमाम अपनी आवाम से भी अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, ये लोगों ने तो मजाक समझा हुआ है कोरोना को। कोरोना वाकई है, हकीकत है, जिसके साथ गुजरती है पता उसी को होता है। अब मुझे पता है कि मेरे साथ ये एक चीज़ गुजर चुकी है कि कोरोना वाकई हाँ हकीकत है और वाकई ये तकलीफ़दा जानलेवा बीमारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जानलेवा तो नहीं रही, अब काबिल कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह मैं तमाम आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, अगर किसी को कोई ऐसी कैफियत होती है बुखार जैसी, टेस्ट करवाते हैं और आपका पॉजिटिव आता है तो एक्सपो सेंटर में आप आ जाएं। यहाँ आपके कोई पैसे नहीं लगते, यहाँ फ्री में इलाज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना की सेकंड वेव का अंदेशा दे दिया है, तो इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमेशा मास्क को पहन कर रखें, एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखें, हाथों को बार बार धोएं
और अगर आपको सांस में दुश्वारी का मसला है और आपका कोरोना का टेस्ट मुस्बित आ चुका है तो नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। हमारे पास यहाँ HDO में ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है और भी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको घर में कोई सिम्टम्स फील होते हैं, सोर थ्रोट, फीवर, फ्लू कुछ भी होता है, तो आपको सबसे पहले होम आइसोलेट होना है। उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, खुदा ना खास्ता आप अपनी रिपोर्ट यहाँ लेकर आए। यहाँ हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। जैसा कि आप पेशेंट से भी अभी सुन लेंगे कि हमने उनकी कितनी केयर की है, उनका ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ हम पेशेंट का ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप नॉन अफोर्डिंग भी हैं तब भी आपका ख्याल रखा जाएगा। आप अफोर्डिंग हैं फिर भी आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर समीर है और इस वक्त मैं FIC एक्सपो सेंटर कराची से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, एक आइसोलेशन की है और दूसरी HDU की है। आइसोलेशन की फैसिलिटी हमारे पास फर्स्ट डे से उन पेशेंट्स के लिए है जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी जिनके कोई अलामात नहीं है या बहुत मामूली सा अलामात है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम खुद ही अपना यहाँ पे मौजूद हमारे पास तमाम मेडिकेशंस हैं, तमाम हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम उनको मॉनिटर भी करते रहते हैं और फिर उसके बाद उनको अप्रोप्रिएटली ट्रीट भी करते हैं। अगर खुदा न खास्ता तबीयत बिगड़ने की सूरत में हमारे पास यहाँ पे HDU की सहूलत भी मौजूद है, जिसको हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं बेसिकली। इसमें हम थोड़े से विजिलेंट होके और केयरफुल मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ती है। थोड़े अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इन पेशेंट्स को इधर हम रखते हैं। और इस यहाँ पे जितनी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी कास्ट, कल्चर और क्रीड और एनी अदर रेशियल डिफरेंसेस। और हम बिल्कुल पेशेंट केयर के ऊपर बिल्कुल हमारा फोकस होता है। हम यहाँ पे खाना सब ईच एंड एवरी फैसिलिटी फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज़ टू लेजर एक्टिविटीज़, हम हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया करते हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कितना अच्छे तरीके से वहाँ काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ के अंदर। और यानी कि ये जो भी डिजीज़ के जो मामलात होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रस्ट। बिकॉज आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ से गलत टेस्ट आ गया तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा, जब हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं और आपका पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है, उस वक्त आप पेशेंट से मिल भी नहीं सकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप जब भी कहीं भी किसी भी इदारे में पेशेंट को आप एडमिट करवा रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने पेशेंट के लिए ट्रस्ट का जो एक एलिमेंट होता है ना, उसको भी प्लीज़ बरकरार रखा करें। और दूसरा ये कि इतना भी ट्रस्ट ना करें कि जैसे ऐसी कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं जिनको मतलब मैं तो प्रेफर नहीं करूंगी, बस कुछ लेबॉर्ट्रीज है जो ऑथेंटिक है उसी से अपना जो है टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सी बीमारी है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, लाइक ये ट्रस्ट के बारे में? बात सारी आती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अताई डॉक्टर बहुत सारे हैं ना, क्वैकरी, उसमें से अताई लेबॉर्ट्रीज भी हैं। सिर्फ मुस्तनिद लैब्स और ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं ख़ासतौर पे उन्हीं से टेस्ट कराएं। क्या आपका टेस्ट का कोई फ़ायदा हो, उससे आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि अब बीमारियां ऐसी हैं कि बगैर टेस्ट के डायग्नोसिस के कुछ भी नहीं हो सकता। कोरोना का देखें ना, टेस्ट कराए बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा फलक आपके प्रोग्राम के थ्रू के इसमें क्या है कि 90% लोग तो चलो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ख़राब होने पे आते हैं तो फिर वो बड़े फास्ट होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कोई डायग्नोसिस करनी है तो मुस्तनिद डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर अगर आपसे जो भी टेस्ट कहेगा वो करवाएं, नहीं कहता ना करवाएं, जो वो डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं। और अगर आप कोविड हो गए तो अपने डॉक्टर से टच में रहें। सांस की और चेस्ट के बारे में बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो वो लोग जिनकी डायबिटीज़ है काफ़ी अरसे से, ब्लड प्रेशर है, लिवर उनका आधा फेलियर में है, या किडनी के चैलेंजेस हैं, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, या कोई भी पुरानी बीमारी चल रही है, उम्र ज़्यादा है, लेट से 60 से अबव या 55 से अबव, ये लोगों को बहुत ज़्यादा केयर होना चाहिए। और अब डॉक्टर बाग चूँकि अंदर भी हैं वो भी बताएंगी, बट मैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि चेस्ट एक्सरे आपको कराना चाहिए। अगर आप किसी भी कोई भी पेशेंट जो है वो उसको ये फील होता है कि मेरी तबीयत जब मेरा डायग्नोसिस हुई और मैं आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मैं बेहतर फील नहीं कर रहा हूँ,
गुजरे हुए कल से, तो और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उसके तो फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर वो ख़राब तबीयत चल रही है, फीवर उतना ही रह रहा है, वर्स्ट नहीं हो रहा, तो चलो आप 2-3 दिन 4 दिन वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है या थोड़ी सांस फूल रही है वॉक करते वक्त, तो ये बहुत सीरियस साइंस हैं जिनकी वजह हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं ऐड करूंगी। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा ये भी क्लियर करेगा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि जिनको एक बार कोविड हो गया है तो अब हमें दोबारा नहीं होगा, जबकि इसके अगेन जो है कुछ गाइडलाइंस यूँ आई हैं WHO की तरफ से, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को। बहुत अच्छा आपने बताया। बेसिकली ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। जब ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया था तो ये 9 टाइम्स म्यूटेट कर चुका था, शक्लें चेंज कर चुका था। मेरे पास हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि कम से कम हमें तो 3 सब टाइप्स भी मिल रही हैं, और वो सब टाइप्स भी म्यूटेट कर रही हैं दुनिया से, क्योंकि अब ट्रैवलिंग हो गई है तो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पे अभी वो कंट्रोल्स बन रहे हैं, तो ये काफ़ी म्यूटेट कर रही हैं। तो क्योंकि जब चीज़ म्यूटेट करती है तो वो फिर एंटीबॉडीज तो स्पेसिफिक होती हैं एक बीमारी से। अगर वो शक्ल चेंज कर लेगा तो एंटीबॉडी इतना असर नहीं करती। ये वही वाली बात है कि फ्लू का वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जरासीम है जो फ्लू कॉज करता है, जो सबको पता है फ्लू हो गया, वो हर साल उसकी वैक्सीन लगानी पड़ती है, क्योंकि हर साल वो वायरस इतनी शक्ल चेंज कर लेता है कि पिछले साल भी अगर वैक्सीन लगाई हुई है तो वो असर नहीं करती। तो इसलिए उनको भी प्रिकॉशंस लेना बड़ा ज़रूरी है। एक और चीज़ है, मैंने ज़रूर कहा कि सांस में तकलीफ हो तो वो ज़रा सीरियस प्रॉब्लम है और उसको चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन ये इसमें कभी कभार कोविड इस तरह से भी आता है कि लोगों को डायरिया हो रहा होता है, तो वो डायरिया की वजह से भी आता है। और सना मक्खी जो है ना, वो एक लैक्सेटिव है जो कि डायरिया कॉज करता है, और वो व्हाट्सएप बड़ा घुमा के सना मक्खी लें, और उसकी वजह से लोगों को डायरिया से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी अमवात हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभार ये स्ट्रोक भी कॉज कर रहा है, ये हार्ट अटैक भी कॉज कर रहा है। तो प्रीडोमिनेंटली ये लंग्स पे असर करता है और लंग्स की सांस की मसला है, लेकिन दूसरे मसाइल भी की तरफ भी कोरोना की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरबाज, आप हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, कोई शॉर्ट सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दे दें रिगार्डिंग द आइसोलेशन सेंटर। बस यही है कि यहाँ पे ऑल ऑफ द पीपल हियर आर वर्किंग डे एंड नाइट। हमें कोई अपना इसमें पर्सनल गेन बिल्कुल भी नहीं है, और हम भी बहुत थक चुके हैं एज डॉक्टर्स स्मार्ट से काम करते करते। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि या तो आप लोग SOPs फॉलो करें, सेफ रहें, और अगर कहीं जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने पेशेंट को हमारे पास लेके आएँ, ताकि हमारे पास जितनी वो ट्रीटमेंट विंडो अर्ली होगी हम उनको उतने ही जल्दी तरीके से और बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकेंगे, एज अपोज टू कि आप उनको बिल्कुल ही लेट स्टेजेस में लेकर आएँ। सर, आप क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये करें कि जैसे वो बात थी ना कि वेंटिलेटर का मास्क पहनने से बेहतर है कि जो है वो अपना नॉर्मल मास्क पहन लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इसको सीरियसली लें। SOPs जो बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें, और NCOC की जो गाइडलाइंस आ रही हैं उस पर ट्रस्ट करें, और ये ट्रस्ट का ही रिश्ता है जो हमें स्ट्रॉन्ग करेगा और सही पाथ पे लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ तशरीफ लाए। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।